Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sonalika and welcome back to my channel Study with Sonalika. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ओके, सो आज हमारा पार्ट 8 है. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, सो बहुत अच्छे से मैंने इस चैप्टर को पूरा कम्प्लीटली और डिटेल में समझाया है. आप में से जिन लोगों ने भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है प्लीज़ जाइए, आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में इस चैप्टर का पूरा वीडियो मिल जाएगा. जाकर आप वहाँ से ज़रूर देखिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं सोप एंड डिटर्जेंट. ओके, आज का हमारा टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट्स. ओके, सो सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे काम करता है. सोप और डिटर्जेंट सब लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, है ना, कपड़ा धोने के लिए, तो बाथिंग में नहाने के लिए यूज़ करते हैं. तो कैसे क्लिनजिंग जो उसका एक्शन है, मतलब कैसे साफ़ होता है हमारा कपड़ा वगैरह, कैसे उससे डर्ट और ऑयल वगैरह बाहर निकलते हैं, अच्छे से आज के क्लास में हम समझेंगे. ओके, सो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. सो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ सोप एंड डिटर्जेंट. ओके, सो आज हम देखेंगे कि सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं. सबको पता है सोप साबुन और डिटर्जेंट, हम लोग कॉमनली सर्फ को डिटर्जेंट बोल देते हैं, बट डिटर्जेंट जो है वो एक क्लिनजिंग एजेंट है जिससे क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट से सर्फ बनता है, डिटर्जेंट से ही शैम्पू बनता है, और भी अलग अलग क्लिनजिंग सब्सटेंस जो है वो डिटर्जेंट से बनाए जाते हैं. ओके, और सोप तो आपको पता है अलग अलग सोप जिससे हम बाथिंग में यूज करते हैं. ओके, सो देखते हैं. सबसे पहले सोप का डेफिनेशन देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा है. सोप लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हैविंग सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, है ना. तो लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड का. फैटी एसिड मतलब वही कार्बन और हाइड्रोजन का लंबा चेन होता है, और उसमें सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है किसका, कार्बोजाइलिक एसिड का, इस चीज़ में सोप में. ओके, अब देखते हैं कि डिटर्जेंट क्या होता है. तो डिटर्जेंट का डेफिनेशन है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हैविंग, इसमें फैटी एसिड का ही लॉन्ग चेन होता है यानी कार्बन और हाइड्रोजन का, हैविंग अमोनियम सॉल्ट. ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि सोप में सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट होता है कार्बोजाइलिक एसिड का, और डिटर्जेंट में अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड होता है. ओके, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, ये डिफरेंस होता है इसके स्ट्रक्चर में. और भी बहुत सारा डिफरेंस है, बट अगर हम बोले इसका डेफिनेशन में तो बस यही डिफरेंस होता है कि सोप में सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है कार्बोजाइलिक एसिड का, और डिटर्जेंट में सोडियम पोटेशियम की जगह पे अमोनियम सॉल्ट होता है कार्बोजाइलिक एसिड का. ओके, आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले सोप पढ़ रहे हैं तो सोप पे ही ध्यान देते हैं और सोप का एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, तो सोप का एग्जाम्पल चलो आपको मैं 5 सेकेंड देती हूँ, आप बताओ, लिखो सोप का एग्जाम्पल. ओके, तो सबके दिमाग में क्या आ रहा होगा अभी सोप का एग्जाम्पल. हम अलग अलग साबुन से नहाते हैं, जैसे डव हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लक्स हो गया, डिटॉल हो गया, तो ये सारा आपके दिमाग में आ रहा होगा, है ना. लेकिन ये सब नहीं है, मतलब ये सब साबुन की कंपनी के नाम है. ठीक है, साबुन का जो कंपनी है अलग अलग वो अपना नाम रखा है, लक्स तो डिटॉल और डव वगैरह. ठीक है, तो जब एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे केमिस्ट्री में सोप का, तो आपको 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लेने हैं यानी रट लेने हैं. ठीक है, साथ में फॉर्मूला भी रटना मत भूलना, और एग्जाम में ऐसे ही जाके छाप देना है बस. ठीक है, मतलब अच्छे से डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लिखना है, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. ओके, देखो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा सोप का वो है सोडियम स्टीरेट. ओके, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, सोडियम स्टीरेट. ओके, सो 2 एग्जाम्पल है सोप के, मैं दोनों के नाम लिखती है. फर्स्ट है हमारा सोडियम स्टीरेट और दूसरा है हमारा सोडियम पाल्मिटेट. ठीक है, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट. अब दोनों का फॉर्मूला भी देख लेते हैं. ठीक है, ओके, सो इसका फॉर्मूला होता है C17H35 C17H35 COO माइनस Na+. ओके, ये हो गया सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला C7H35 COO माइनस Na+. ओके, अब सोडियम पाल्मिटेट का भी फॉर्मूला देख लेते हैं. इसका होता है 17. ओके, C17H35 COO माइनस Na+. अब देखते हैं सोडियम पाल्मिटेट का, तो इसका होता है C15, कार्बन 15 रहता है इसमें, C15H31. ओके, H31 और बाकी सेम COO माइनस और Na
प्लस, ओके, Na+, ये हो गया हमारा सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला। तो आपको ये दोनों एकदम रट लेने हैं विथ फार्मूला, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस या फिर डेफिनेशन, कुछ भी आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से लिख देना है, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फैटी एसिड से बना होता है हमारा सोप और डिटर्जेंट, है ना। लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड का, यानी कार्बन का चेन जिसमें हाइड्रोजन भी लगे होते हैं। तो अब फैटी एसिड मतलब क्या होता है, देखो फैटी एसिड मीन्स मोस्ट ऑफ केस में अगर हम फैटी एसिड सुने तो उसका मतलब होता है एनिमल का चर्बी, ठीक है। फैटी एसिड मतलब एनिमल्स का चर्बी, कोई सा भी जानवर का, एनिमल्स का। लेकिन आपको बता दूं कि हमेशा साबुन ज़रूरी नहीं है कि एनिमल के चर्बी का ही यूज़ करके बने, ठीक है। दूसरे चीज़ का यूज़ करके भी साबुन वगैरह बनाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि एनिमल का ही चर्बी का यूज़ किया जाता है साबुन को बनाने में, ठीक है। अब्रॉड में तो होता ही है, पर इंडिया में भी होता है, भले ही कम होता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो एनिमल्स को किल करना इलीगल है, तो यहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कम होता है, पर होता है, ओके। सो ये सब कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, हमें बस पढ़ाई पे फोकस करना है, ओके। सो हम देखेंगे कि सोप कैसे काम करता है, हाउ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप वर्क, ओके। सो स्ट्रक्चर ऑफ सोप में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है साबुन का, ठीक है, यानी कि सोप का। तो हमने पढ़ा है पीछे क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ सोप जो होता है वो कैसा होता है, तो उसमें लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सोप में हमने भी क्या देखा कि लॉन्ग चेन होता है फैटी एसिड का, यानी कि कार्बन का और हाइड्रोजन का लॉन्ग चेन होता है। सो इसमें लॉन्ग चेन तो होता ही है फैटी एसिड का, साथ में क्या होता है लास्ट पे यानी कोने पे सोडियम का सॉल्ट लगा होता है, ठीक है। किसका, सोडियम का सॉल्ट लगा होता है। जैसा कि अभी डायग्राम बना रही हूँ, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये क्या है, ये हो गया लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, और ये लास्ट पे क्या लगा होता है COO- और Na+, यानी कि यही है हमारा क्या है, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। सो ये हो गया हमारा सोडियम सॉल्ट, ये पूरा, और ये हमारा हो गया लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन चेन या फिर फैटी एसिड का लॉन्ग चेन है ये, ओके। तो अब इस पोर्शन को हम हेड कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे सोडियम सॉल्ट लगा होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हेड कहा जाता है, ठीक है, इसे हेड कहा जाता है। और ये जो पार्ट है इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट को टेल कहते हैं, ओके। मतलब ये पूंछ हो गया और ये माथा हो गया, ठीक है, टेल और हेड, समझ में आ गया आपको, ओके। और इस पार्ट को यानी टेल वाले पार्ट को एक और चीज़ कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, तो वो होता है हाइड्रो, ठीक है। इसे हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट, ओके, हाइड्रोफोबिक पार्ट। और हेड वाले पार्ट को हाइड्रोफिलिक पार्ट कहा जाता है, ओके। ये जो हेड वाला पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। आई थिंक आपको हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक समझ में आ गया। इसे हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, टेल वाले पार्ट को हाइड्रोफोबिक और हेड वाले पार्ट को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखो हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब हमें पता है डर होता है, मतलब जिससे हम प्यार नहीं करते हैं, जिससे नफरत करते हैं, जिससे दूर भागते हैं, तो हाइड्रोफोबिक फोबिया मतलब इसे पानी से डर होता है, ठीक है। पानी को ये पसंद नहीं करता है, पानी से ये डरता है, ठीक है। किससे, पानी से। क्यों, हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड चीज़ के लिए हाइड्रो वर्ड का यूज़ किया जाता है, इसलिए पानी से ये डरता है, पानी से दूर भागता है। कौन सा पार्ट, टेल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पानी से दूर भागता है। और हेड वाला पार्ट, ठीक है, ये जो हेड वाला पार्ट है सोडियम सॉल्ट, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब जिसे पानी से प्यार होता है, वाटर लविंग होता है, ठीक है। ये प्यार करता है मतलब उसके साइड जाएगा, तो ये पानी से प्यार करता है, ओके। वाटर लविंग होता है, ये वाटर लविंग होता है ये, तो ये पानी के साइड जाता है। और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो पानी से दूर भागता है, पानी से दूर भागता है और किसके नज़दीक जाता है, तो डर्ट और ऑयल, ठीक है, ऑयल या फिर डर्ट इसके पास जाता है और दूर भागता है, किससे, वाटर से दूर भागता है। और ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी की तरफ जाता है और ऑयल से दूर भागता है, ठीक है। पानी और तेल क्या कभी एक साथ रहते हैं, नहीं। पानी में अगर तेल को डालो तो तेल ऊपर आ जाता है, कभी उसमें घुलता नहीं है, पता ही है सबको, ठीक है। इनसॉल्युबल होता है वाटर में ऑयल, ओके। सो ये हो गया हमारा वाटर रिपेलिंग पार्ट और ये हो गया वाटर लविंग पार्ट, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि कैसे हमारा कपड़ा जो है उससे ऑयल या फिर डर्ट कुछ भी लगा रहता है तो वो साफ़ कैसे हो जाता है, सर्फ डालने से या फिर साबुन से, सर्फ से कैसे साफ़ हो जाता है, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा कपड़ा कैसे साफ़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में भी मैं ले रही हूँ, एक कंटेनर लेंगे, बाल्टी वगैरह कुछ भी कंटेनर,
ठीक है, बाल्टी ले लिए, मान लो कंटेनर ले लिए। ओके, ये हो गया हमारा कंटेनर। इसमें क्या है, इसमें पानी भरा है, इसमें पूरा पानी भरा है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है पूरा ऊपर से नीचे तक। ओके, अब इसमें हमारा कपड़ा गया, ठीक है, इसमें हमारा क्या गया, कपड़ा गया। ये हमारा कपड़ा जो कि गंदा है, इसमें ऑयल और डर्ट वगैरह है, ठीक है, इसे साफ़ करना है। कपड़ा में मान लो यहाँ पे कहीं पे गंदगी है, ठीक है, ये पर्पल कलर से जो मैं कर रही हूँ ये क्या है, गंदगी है, ठीक है, डर्ट है, ऑयल है। अब क्या होगा, देखो कपड़ा डाला हमने, इसमें कपड़ा डाला जिसमें ऑयल और डर्ट लगा है, फिर हमने इसमें सोप डाला, ठीक है, सोप या फिर डिटर्जेंट जो हम घोलते हैं उसे डाला, ठीक है, क्या डाल दिए हम लोग इसमें, सोप या फिर डिटर्जेंट डाल दिए, सोप या डाल देंगे। ओके, फिर क्या होगा, फिर हमें पता है, हमने अभी देखा था पीछे कि सोप के जो होते हैं 2 पार्ट होते हैं, है ना। चलो एक बार और दिखाती हूँ आपको। सोप के 2 पार्ट होते हैं हमारे, तो हमने देखा था सोप के 2 पार्ट होते हैं, एक ये टेल वाला पार्ट और एक ये हेड वाला पार्ट, और ये होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। टेल वाला पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर से डरता है और डर्ट से प्यार करता है, तो डर्ट के पास जाएगा। और जो हेड वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर से प्यार करता है, वाटर के साइड जाएगा और डर्ट से दूर भागता है। ओके, तो इसका जो लॉन्ग कार्बन चेन फैटी एसिड वाला पार्ट है वो किसके तरफ जाके रहना चाहेगा, तो वो ऑयल और डर्ट की तरफ जाकर रहना चाहेगा, ठीक है। मान लो कि ये हमारा, ये जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे डायग्राम में, ये टेल वाला पार्ट है, तो ये किसके तरफ जाके चिपक जाएगा, क्योंकि वो डर्ट से प्यार करता है, ऑयल से प्यार करता है, पानी से दूर भागता है, तो वो ऑयल की तरफ जाके चिपक जाएगा, ठीक है। सारा जहाँ पर भी गंदगी दिखेगा वहाँ पे चिपक जाएगा। क्या, सोप का जो टेल वाला पार्ट है, कार्बन चेन वाला, लॉन्ग कार्बन चेन वाला पार्ट है, वो किससे जाके चिपक जाएगा, तो ऑयल से और डर्ट से जाके चिपक जाएगा। और दूसरा हेड वाला जो उसका पार्ट है, ठीक है, वो पानी में रहना चाहेगा, पानी की तरफ रहना चाहेगा, तो वो पानी की तरफ उसका मुँह रहेगा, यानी कि डर्ट से दूर, ठीक है, पानी की तरफ। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारा डर्ट को चारों तरफ से घेर लेता है। सो ऐसे करके ये चारों साइड से क्या करेंगे, डर्ट को घेर लेंगे, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है जो कि हमें दिखता नहीं है, ठीक है। सोप का टेल वाला हिस्सा जैसे ही ऑयल दिखेगा आके उससे चिपक जाएगा, बैठ जाएगा, और हेड वाला जो हिस्सा है पानी की तरफ रहेगा, हमेशा पानी की तरफ ही रहना चाहेगा, वो डर्ट से दूर रहेगा, ऑयल से दूर रहेगा, ओके, पानी की तरफ। इस तरह सारे सोप के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर जमा हो जाएंगे, ठीक है, दिख रहा है आपको, इस तरह से सारे सोप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जमा हो गए एक जगह, इस तरीके से जमा हो जाएंगे, ओके, जमा हो जाएंगे और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसे कहा जाता है मिसेल, ओके, MICELLES, मिसेल्स, ठीक है, मिसेल्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसे ही मिसेल कहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसेल का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो मिसेल का फॉर्मेशन हो गया, और क्या हो गया, ऑयल से डर्ट से जो लॉन्ग चेन था फैटी एसिड का, कार्बन का चेन, वो तो चिपक गया, और दूसरा हेड वाला पार्ट जो था सोडियम सॉल्ट वाला पार्ट, वो पानी की तरफ रह गया, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक का, पानी से प्यार करता है, तो पानी के साइड रहता है। तो इस तरीके मिसेल बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं पूरे कपड़े में, और क्या करते हैं, डर्ट को अपने साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फिर हम क्या करेंगे, हम कपड़े के साथ क्या करते हैं, पानी में जब फूल जाता है कपड़ा कुछ देर, फिर क्या करते हैं, उसे ब्रश से या फिर हाथ से रगड़ते हैं या फिर थोड़ा पटकते हैं, है ना। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि वो जो डर्ट अलग हो चुका है कपड़े से वो आसानी से फिर बाहर निकल जाए, और फिर बाहर निकल भी जाता है, या कुछ से मारते हैं या झटका देते हैं या फिर रगड़ते हैं। वॉशिंग मशीन में भी यही होता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन रोटेट करता है कपड़े को ताकि उससे सारा गंदगी जो है निकल जाए, और फिर हम उसे पानी में डालते हैं, बकेट में, साफ पानी में, और फिर वो हमारा कपड़ा जो है पूरी तरीके से साफ़ हो जाता है। सो ऐसे काम करता है पूरा सोप और डिटर्जेंट। तो ये था क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ सोप। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, अच्छे से हुआ या नहीं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ओके। सो अभी तक हमने देखा सोप का काम, सोप कैसे काम करता है, कैसे हमारे कपड़ों को साफ़ करता है, ओके। तो जो भी हमने देखा वो किसका वर्क था, वो किसका फंक्शन था, कैसे कपड़े साफ़ होते हैं, क्लीनिंग एक्शन सोप का देखा, ठीक है। डिटर्जेंट का अभी नहीं देखे, हम आगे देखेंगे। तो अब मैंने जो भी अभी समझाया आपको इस स्लाइड में, इसे मैंने एक पैराग्राफ में लिख दिया है, ये आप भी नोट कर लीजिएगा, और अपने एग्जाम में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने लिख करके। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ओके। सो इसमें क्या है, एक बार मैं ऐसे पहले पढ़ देती हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन भी कर दूँगी। देखो, whenever a cloth having oil, grease or dirt is dipped in soap solution, then hydrophilic part is tend to remain in water
hydrophilic part is tend to remain in water, whereas hydrophobic part is attracted towards oil, grease or dirt. The soap molecule gather around this dirt and form micelle, and now by giving a mechanical jerk, micelle can extract this oil, dirt from the cloth. ओके, समझ में आ गया सबको? क्योंकि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, एक बार और बता देती हूँ, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवाती हूँ। देखो, When a cloth having oil, grease और dirt is dipped, सोप का सॉल्यूशन था, ठीक है, सोप सॉल्यूशन है यहाँ पर, मान लो कंटेनर है, इसमें सोप सॉल्यूशन है, इसमें क्या हो गया, दो पार्ट होता है, हमने देखा है साबुन का, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, है ना, हेड और टेल। तो टेल वाले पार्ट को यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट को पानी से डर होता है, लेकिन प्यार होता है किससे, डर्ट से। तो यहाँ बीच में डर्ट है तो इससे प्यार है इसे, तो डर्ट के पास जाके चिपक जाता है हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जिसको पानी से प्यार है वो पानी की तरफ मुंह करके रहता है, यानी पानी के साइड रहता है वो, और इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है जहाँ पर भी डर्ट रहता है, उसके गंदगी ऑयल रहता है उसके चारों ओर, और ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे मिसेल कहा जाता है। ओके, इसे मिसेल कहा जाता है। और फिर जब इसे मैकेनिकल जर्क दिया जाता है, हमारे द्वारा मशीन के द्वारा झटका दिया जाता है, रगड़ा जाता है, तो अच्छे से क्या होता है, फिर वो मिसल के साथ गंदगी जो होता है ऑयल डर्ट के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से हमारा जो सोप है वो फंक्शन करता है, काम करता है। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हुआ या नहीं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर अपना फीडबैक कॉमेंट में। ओके, तो अभी तक हमने सोप का फंक्शन देख लिया अच्छे से। अब आप सोच रहे हो कि अगर सोप यानी साबुन ये काम करता है तो सोप और डिटर्जेंट में फ़र्क क्या है ना। इसे समझने के लिए आपको एक चीज़ देखना होगा। देखो, जो पानी होता है हमारा वाटर, वो दो तरीके का होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, ठीक है। पहला होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हार्ड वाटर, ठीक है। एक होता है हमारा सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हमारा हार्ड वाटर। फर्स्ट होता है हमारा सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हमारा हार्ड वाटर, ठीक है। सेकंड हमारा होता है हार्ड वाटर, ठीक है। पानी दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर होता है और दूसरा हमारा हार्ड वाटर होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो देखो, सॉफ्ट वाटर जो है इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्रॉस कर रही हूँ, मतलब एब्सेंट रहता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है। ओके, ये ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट था ये हमारा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट सॉफ्ट वाटर में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखो, अब क्या होगा कि जिस भी पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो जब हम उसमें सोप मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, घोलेंगे, डालेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारा सोप है वो रिएक्शन कर जाएगा जाके कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। सोप जो है उसमें जो भी या तो कैल्शियम प्रेजेंट रहेगा या फिर मैग्नीशियम, या दोनों भी हो सकता है। तो प्रेजेंट अगर रहेगा तो सोप का मॉलिक्यूल उनसे जाके रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद स्कम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। स्कम मतलब एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जैसा दिखता है, मतलब वो ज़्यादा झाग नहीं बनाता है, ठीक है। एक पतला सा वाइट लेयर बना के छोड़ता है। आप जब भी आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप बात करते हैं, नहाते हैं आप, तो नहाने के बाद आपको एक पतला सा बाथरूम में वाइट लेयर दिखता है साबुन का, तो उसे ये स्कम कहते हैं। ओके, सो सॉफ्ट वाटर में जो भी सफाई का काम होता है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन हार्ड वाटर में थोड़ा दिक्कत होता है ना, प्रॉब्लम होता है। और स्कम बनने के कारण क्या होता है, अच्छे से साफ़ नहीं होता है हमारा बॉडी या फिर कपड़ा, कोई भी चीज़, ठीक है। डिटर्जेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से सफाई का काम करता है, उससे कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि उसे सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर पे भी काम करेगा और हार्ड वाटर में भी काम करता है, ठीक है। दोनों में अपना वो क्लीनिंग एक्शन जो है वो शो करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं सोप की, तो सोप जो है वो हार्ड वाटर में अपना क्लीनिंग एक्शन शो नहीं कर पाता है, क्योंकि सोप जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे रिएक्ट कर जाता है, और फिर स्कम के फॉर्मेशन के कारण उसका जो सफाई का काम है, साफ़ करने का, वो नहीं कर पाता है, अपना क्लीनिंग एक्शन शो नहीं कर पाता है। हाँ, लेकिन अगर पानी सॉफ्ट रहेगा, मतलब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होगा सॉफ्ट वाटर में, तो फिर सोप उसमें काम कर लेगा, अच्छे से अपना क्लीनिंग एक्शन शो कर पाएगा। ओके, तो अगर डिटर्जेंट का यूज़ कर रहे हैं तो पानी सॉफ्ट है या हार्ड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दोनों में काम करेगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर सोप का यूज़ कर रहे हैं तो पानी को सॉफ्ट ही होना चाहिए, हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता है। ओके।
बाकी जो है दोनों का काम सेम होता है, चाहे वो सोप हो या फिर वो डिटर्जेंट हो, दोनों का काम सेम होता है, बस ये सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर वाला कॉन्सेप्ट को छोड़ करके, ठीक है। पहले ही हमने देखा था सोप, और सोप में क्या प्रेजेंट होता है, या तो सोडियम या सॉल्ट, और डिटर्जेंट में अमोनियम का सॉल्ट होता है सोडियम के जगह पे, याद होगा आपको। बट वैसे डिटर्जेंट का नुकसान भी है ज़्यादा, क्योंकि वो डिटर्जेंट जो है हमारा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं बहुत ज़्यादा। पर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं हम, क्योंकि डिटर्जेंट का यूज़ भी तो बहुत ज़्यादा है, उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। तो कपड़ा धोने में, गाड़ी धोने में, बर्तन धोने में, हर जगह शैम्पू वगैरह जितने भी बनते हैं सब में डिटर्जेंट का ही यूज होता है। ओके, क्लीनिंग एजेंट है तो उसका तो यूज होता ही है, तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए चलता है। बट हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल है डिटर्जेंट, ये याद रखना। तो बाकी तो हमने देख लिया डिफरेंस भी, कि डिटर्जेंट और सोप में क्या डिफरेंस है, आपको याद रखना है। और आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्लियर कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट। आई थिंक कि आपका मैंने बहुत हद तक क्लियर कर दिया होगा, है ना। सोप का यूज सिर्फ हम सॉफ्ट वाटर है तो सोप का यूज करेंगे, लेकिन हार्ड वाटर है तो सोप काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके स्कम बना देगा, तो फोम ही नहीं होगा, झाग ही नहीं बनेगा, तो कपड़ा या फिर कोई भी चीज़ साफ़ ही नहीं होता है अच्छे से। ओके, लेकिन अगर डिटर्जेंट है आपके पास तो या तो पानी सॉफ्ट हो या हार्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिटर्जेंट का काम जो है वो दोनों में हो जाता है। डिटर्जेंट दोनों में झाग बनाता है अच्छा, और साफ़ कर देता है किसी भी चीज़ को। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कंप्लीट होता है। आई होप कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप कि आपको आज का टॉपिक दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हुआ या नहीं ज़रूर बताइएगा, कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना कि आपको कैसा लग रहा है क्लास। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, आपके 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मन लगाकर पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन खूब कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, सो मन लगाकर पढ़ते रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कंप्लीट होता है, ठीक है। 8 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फिर से एक बार याद दिलाती हूँ, जिन्होंने भी इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर कोई सा भी प्रॉब्लम है, आप टॉपिक वाइज भी सर्च कर सकते हैं। स्टडी विद सोनालिका लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, जाकर ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मन लगाकर पढ़ते रहिए, एंजॉय भी कीजिए और पढ़ाई भी। ओके, बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।